नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन एजुकेशन का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने माहेश्वरी सूत्रों को जाना और माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हमने वहां पढ़ा कि किस प्रकार यहाँ अंतिम वर्ण का लोप होगा, माहेश्वरी सूत्र किस काम में आएंगे, किस प्रकार इनसे प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, कैसे यहाँ जो व्यंजन वर्ण है, हल वर्ण है या जो स्वर है या जो संयुक्त वर्ण है, या इन सबको हमने पिछली क्लास में देखा। माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसका ज्ञान हमें करना होता है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको हम जानेंगे। संस्कृत की वर्णमाला को जानने से पहले आप सभी साथियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो प्रेम, अपना जो स्नेह है मेरे प्रति उसको आप प्रकट करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर संस्कृति वर्णमाला। देखिए, माहेश्वरी सूत्रों में सबसे पहले हमने वहाँ जाना था स्वर। तो संस्कृत वर्णमाला के अंदर भी हम सबसे पहले लिखेंगे स्वर, और स्वर के लिए वहाँ हमने कहा था ऐसे लेकर के च तक का एक अच प्रत्याहार बनाया था और अच है स्वरहा। परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं अच है स्वरा, और वहाँ स्वर कितने बताए थे हमने? 9। ठीक है, सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर के लिए कहा अच है स्वरा, और स्वर कितने? 9, ऐसे लेकर के च तक ए ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, एक बार इनको लिखते हैं हम। ए ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, ये संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर ही जो मूल स्वर हैं कितने? 5, ए ई उ री री। ये तो क्या है? मूल स्वर। ठीक है, कितने हैं? 5 है। मूल स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं। कौन कौन से? ए ई उ री री। और इन्हें क्या कहा जाता है? अक। अक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। अक प्रत्याहार के माध्यम से हम किन को जानेंगे? मूल स्वर को। मूल स्वर कितने? 5, ए ई उ री री। उसके बाद में हमारे 4 जो स्वर है ये स्वर कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो संस्कृत वर्णमाला की हम बात करें तो संस्कृत वर्णमाला के अंदर ही मूल जो 5 स्वर है अक, और इनको कहेंगे हमें एच। इससे तो किसका प्रत्यय कौन सा प्रत्याहार बना? अक प्रत्याहार, और यहाँ क्या बना? एच प्रत्याहार। कुल मिलाकर के स्वरों की हम बात करें तो स्वर संस्कृत वर्णमाला में 9, ए ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपना स्वरों के बाद में व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो है वो संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? 33। इनको हल वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल वर्ण भी कहा जाता है। अब हम बात करें केवल स्वर और व्यंजनों की तो 33 प्लस 9 जोड़ ले कितने हो गए? 42 हो गए। 33 और 9 कितने हुए? 42। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर के संस्कृत वर्णमाला में कितने हुए? 42। अब हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। कुछ संयुक्त वर्ण भी आएंगे, कुछ अयोगवाह भी आएंगे, कुछ यम वर्ण भी आएंगे। टोटल इनका जो संख्या है वो घटबढ़ होती रहेगी। ठीक है, अभी हम इनको एक एक को क्रम से जानते हैं। व्यंजन को, तो व्यंजन के अंदर ही सबसे पहले क्या आएंगे? हमारे स्पर्श वर्ण। व्यंजन के अंदर कौन से वर्ण आएंगे? स्पर्श वर्ण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण के लिए कहा कादयोः मांसानाम स्पर्शः
कादियो मावसा नाम स्पर्शा, यानी कैसे लेकर के मैं अवसान तक, यानी कैसे लेकर के जहां पर मैं की समाप्ति हो वहां तक के जो वर्ण हैं वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। इनके लिए मैं एक छोटी सी बात वैसे भी लिख सकता हूं, कु, चू, टू, तू, पू। ये जो वर्ग हैं कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाएंगे? ये स्पर्श वर्ण। कु का मतलब ही क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से? क, ख, घ, घ और अण। उसके बाद में चू है, चू का मतलब ही च वर्ग। च, छ, झ, झ, अण। ठीक है। उसके बाद में टू, टू का मतलब ही ट वर्ग। ट, ठ, ढ, 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 अण। ठीक है। उसके बाद में त वर्ग। टू, टू का मतलब ही त वर्ग। त, थ, ध, ध, न। पू, पू का मतलब ही प वर्ग। प, फ, भ, भ, म। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कैसे लेकर ही मैं तक के वर्ण, मैं तक के वर्ण कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कैसे लेकर के मैं तक के जो भी वर्ण आएंगे प्यारे साथियों, वो सारे वर्ण कौन से आएंगे? स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। और जब इनका उच्चारण होगा तो हमारी जो जिह्वा है वो अनेक उच्चारण स्थानों से क्या करती है? टकराती है। हमारी जो जिह्वा है वो क्या करती है? अनेक उच्चारण स्थानों से टकराती है। उच्चारण करके देख लेना आप ही। हमारी जो जिह्वा है वो अनेक उच्चारण स्थानों से क्या करती है? स्पर्श करती है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया? स्पर्श वर्ण कहा गया। स्पर्श वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी जो जिह्वा है जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो अनेक जो उच्चारण स्थान है उनसे वो क्या करती है? स्पर्श करती है। क्लियर है? और इन्हीं वर्णों को देखिए उदित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण पूछ ले कोई कि उदित वर्ण क्या होते हैं, तो वही कु, चु, टू, पू। उदित वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इनके अंदर जो कु, चू, टू, तू, पू है, इनके अंदर जो ह्रस्व उ है उसकी इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? उदित वर्ण भी कहा गया। और उसके बाद में हम कह सकते हैं इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। ये जो वर्ण है इनको कौन से वर्ण? वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए 33 में हमने कितने पढ़ लिए हैं? 25। 5 5 हो गए ना, 5 25, 5 × 5 25 हो गए। अब जितने बचे वो भी हम सारे आगे जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने जाने स्वर कितने? 9। उसके बाद में व्यंजन, व्यंजन कितने? 33। 33 में से हमने स्पर्श वर्ण पढ़ लिए हैं कितने? 25। ठीक है। अब देखिए स्पर्श वर्णों के बाद में आते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण में क्या आएंगे? अंतस्थ वर्ण के अंदर क्या होता है कि हमारी जो उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है जब वो अंदर ही रहे, यानी उच्चारण के समय हमारी जो वायु है वो अंदर ही रहे। अंतस्थ इसीलिए कहा गया कि जब उच्चारण हम करें इन वर्णों का तो हमारी जो वायु है क्या रहे? अंदर रहे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और अंतस्थ में हमारे वर्ण आएंगे य, व, र, ल। य, व, र, ल। कितने हुए? 4। ठीक है। एक साइड में हम लिखते जाएंगे। स्पर्श तो कितने हुए? 25। और अंतस्थ कितने हुए? 4। और स्वर कितने थे? 9। ठीक है। उसके बाद में अंतस्थ वर्णों के बाद में आता है अपना ऊष्म वर्ण।
उसमें वर्ण, इनके लिए हम कहेंगे सलह उष्माण है, सलह उष्माण है। और इसके लिए हम कह सकते हैं अंतस्थ के लिए यणो अंतस्था, यानी ये यण जो प्रत्यार है, आपका यण जो प्रत्यार है ना, इको यंची में आप पढ़ते हो ई उ री री के स्थान पे ये वरल हो जाता है, वो वाला यण जो प्रत्यार है वो क्या कहलाता है? अंतस्थ। और सल जो प्रत्यार है वो क्या कहलाएगा? उष्म वर्ण। सल के अंदर कौन कौन से? स है, स है, ठीक है। ये जो वर्ण है वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? उष्म वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें कौन सा वर्ण कहेंगे हम? उष्म वर्ण, ठीक है। अब कुल मिलाकर के अब जोड़ो यहां, उष्म कितने हुए? 4। जोड़िए अब, टोटल कीजिए इनका। 4 4 8, 8 और 25 कितना हुआ? कितना हुआ? 33। 33 हो गया ना। 33 और 9 42। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हुए? 42। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनका ज्ञान भी हमें आवश्यक है, जैसे कुछ आएंगे संयुक्त वर्ण, कुछ आएंगे अनुस्वार, कुछ आएंगे अयोगवाह। तो संयुक्त वर्ण अगला हमारा पॉइंट है, संयुक्ति वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में इनको हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त वर्णों के अंदर हमारे 3 वर्ण आएंगे, एक तो छ, त्र और गे। आपने देखा होगा कखगढ़ के अंदर ही छ, त्र, गे। अब ये किससे बना है? 2 वर्णों से ये बना है, इसीलिए इसको संयुक्त वर्ण कहा गया। एक तो क और एक स, और ए की ध्वनि लगाएंगे। कैसे? छ बनेगा, छ के साथ ए को जोड़ेंगे, क्या बन जाता है? छ बन जाता है, ठीक है। ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? संयुक्त वर्ण। उसके बाद में है त्र। त्र किस तरह की उत्पत्ति कहाँ हुई? त और र से। त्र किससे बना? त और र से। ए की ध्वनि जोड़ देंगे, पूर्ण हो जाएगा क्या? त्र। इनको हलंत कर देंगे, ए की ध्वनि बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ज और ये, और ए की ध्वनि जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? गे। तो ये 3 वर्ण क्या है? संयुक्त वर्ण। तो 42 में हम 3 जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे कौन से? संयुक्ति वर्ण। अब कितने हो गए अपने? 45 संयुक्त वर्णों को जोड़ने पर। वैसे वर्णमाला के अंदर तो हमने कितने वर्ण जाने? मूल में तो 42, संयुक्त वर्ण जोड़े हमने 3, कितने हुए? 45, ठीक है। उसके बाद में देखिए संयुक्त वर्णों के बाद में कुछ वर्ण और आते हैं, अयोगवाह। अब अयोगवाह किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण संस्कृत वर्णमाला में नहीं किया गया हो, अयोगवाह। अब ये अयोगवाह क्या होते हैं? जिनका वर्णन वर्णमाला में नहीं किया गया हो, वे वर्ण कौन से कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का पाठ संस्कृत वर्णमाला में नहीं किया गया हो, वे वर्ण कौन से कहलाएंगे? अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे। और अयोगवाह वर्णों के अंदर पहला हम लेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? एक अयोगवाह वर्ण है, देखा है आपने, इसे क्या कहते हैं हम? अनुस्वार। मोनुस्वार में हम इसको पढ़ेंगे संधियों में। उसके बाद में अनुस्वार के बाद में हम कौन सा वर्ण लेंगे? विसर्ग। अनुस्वार के साथ क्या लेंगे? विसर्ग। ये विसर्ग है, माहेश्वरी सूत्रों में कहीं इसका पाठ है क्या? नहीं है ना। तो संस्कृत वर्णमाला के अंदर जिनका पाठ नहीं किया गया हो, वो कौन से वर्ण आते हैं? अयोगवाह। ये क्या कहलाती है? विसर्ग। जैसे मैं ए के साथ लगा दूं तो ये ए के साथ ये अयोगवाह वर्ण हो गया ना, ये क्या है? विसर्ग है, ठीक है। उसके बाद में अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग ऐसे आती है, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग यानी आदि विसर्ग। इनको जैसे ये पूरा कर दे हम तो ये पूर्ण विसर्ग होगी ना, इनको हम हटा देंगे। अर्ध विसर्ग क के साथ लगा दी, अर्ध विसर्ग फ के साथ लगा दी।
उपपद्यमानीय नाम ओष्ठों वगैरह उच्चारण स्थान में हम पढ़ेंगे, उस समय भी आपको बताया जाएगा ये क्या कहलाती है, अर्ध विसर्ग। ये भी क्या है, अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, उसके बाद में कुछ वर्ण और रहे यम वर्ण। चौथे के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे यम वर्ण। देखो यम वर्णों में क्या होता है, द्वित्व होता है, यानी किसी भी वर्ग के 1 2 3 4 के आगे होने पर किसी वर्ण का क्या हो, द्वित्व होना। तो जो द्वितीय वर्ण है वो क्या कहलाता है, यम वर्ण। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, अग्नि ही, तो इस अग्नि में ये जो द्वितीय ग है, ठीक है, ये क्या है, यम वर्ण है। ठीक है, इसका पाठ नहीं किया गया है संस्कृत वर्णमाला में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग के 1 2 3 4 के आगे क्या हो, किसी भी वर्ण का द्वितीय होना। ये 1 2 3 4 है, उसके बाद में उसका अगला वर्ण आ गया, द्वितीय हो गया ना, द्वितीय यानी वही वर्ण डबल हो जाना। तो यहाँ ये जो आगे वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है। जैसे अन्य उदाहरण की हम बात करें इसी में, गणंतु, तो गणंतु में ये जो ये ग है, ये द्वितीय ग है, ये कौन सा है, यम वर्ण है। तो ये थे प्यारे स्टूडेंट्स अपनी संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत वर्णमाला के अंदर हमने कुल मिलाकर के सबसे पहले स्वर जाने, स्वर के लिए कहा हमने अच है स्वरहा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा स्पर्श वर्ण, और स्पर्श वर्ण के अंदर कहा हमने कादियो मावसा नाम स्पर्शा कुचुटु तुप्पू। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा ये अंतस्ति, अंतस्त में जाना यण, यणो अंतस्तहा। ठीक है, उसके बाद में सलय उष्माणे। कुल मिलाकर के हमने कितने वर्णों की बात की, 42। और 42 में यदि हम संयुक्त वर्ण भी जोड़ते हैं तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए, 45 वर्ण। संस्कृत वर्णमाला के मूल में हम इन संयुक्त वर्णों की गणना नहीं करेंगे। यदि वर्णमाला के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाए माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार तो कितने वर्ण बताएंगे हम, 42। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको संस्कृत वर्णमाला समझ में आई होगी। अगले टॉपिक के अंदर हम उच्चारण स्थान प्रारंभ करेंगे। तो उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए आपसे यही उम्मीदें हैं। आप चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में उच्चारण स्थान लिखें ताकि मैं आपको उच्चारण स्थान अगली क्लास में पढ़ा सकूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार छोटा सा एक लाइक जरूर इस वीडियो को देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।